नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां भी एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। और क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा सियासतदार कहां रहा। बढ़ते अपने पहली खबर की और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। इसके साथ ही सीडीएस विपिन रावत समेत सभी शहीदों और सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर जी का 18 अक्टूबर 2021 को लगभग 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुखदेव राजभर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी दीर्घ अनुभव था। वे सर्वप्रथम वर्ष 1991 में, तत्पश्चात वर्ष 1993, 2002 एवं 2007 में निर्वाचन क्षेत्र लालगंज तथा वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र दीदारगंज जिला आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 5 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1997 से फरवरी 2002 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री सुखदेव राजभर जी वर्ष 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। वर्तमान विधानसभा में वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। श्री सुखदेव राजभर विधानसभा एवं विधान परिषद के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, सुश्री मायावती जी एवं श्री कल्याण सिंह जी मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री सुखदेव राजभर एक जनप्रिय नेता थे। उनके व्यक्तित्व में सादगी, सरलता और कर्मठता अपने आप में मिसाल थी। उन्होंने समाज के दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। वे अखिल भारतीय राजभार महासंघ के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष भी रहे। वे एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित रहे। श्री सुखदेव राजभर के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी को खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। महोदय, मुझे एक दुखद समाचार और देना है कि दिनांक 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी सहित 11 अन्य सैन्य अफसर कर्मियों का एक असामयिक एवं दुखद निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत सैन्य स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु के एक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संपूर्ण राष्ट्र के लिए दुखद है। मैं इस दुर्घटना में दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर
लखविंदर सिंह लिब्बर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट अफसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक श्री बी साई तेजा के प्रति श्रद्धांजलि। कृषि कानून और अन्य मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद किसान दिल्ली सीमाओं से वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में सभी किसानों ने आज बॉर्डर को पूर्ण रूप से खाली कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने सुबह हवन किया और सभी को धन्यवाद देते हुए बॉर्डर पर खाली कर दिया। इस अवसर पर राकेश टिकैत और अन्य किसान अब जीत का जश्न मनाते हुए बॉर्डर से मोदीनगर, मेरठ, दौराला टोल प्लाजा, मंसूरपुर होते हुए सौरमू और अपने गांव सिसौली पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बॉर्डर खाली करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दिल्ली की सीमाओं पर जिन लोगों ने लंगर चलाया उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। और गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही काफी जश्न का माहौल था। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खुशी में थिरकते हुए भी नजर आए। नौजवान युवाओं ने ट्रैक्टरों पर गाने बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। किसानों के स्वागत के लिए सिसौली गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मां भारती के अनन्य उपासक, भारतीय गणराज्य के शिल्पकार, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। इसके अलावा क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। निर्वाण दिवस के अवसर पर उनका स्मरण करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का व्यक्तित्व भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक महान व्यक्तित्व था। देश की आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही जब स्वतंत्र भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य उस कालखंड में कौन निभा सकता है, इस दायित्व का निर्वहन जिस कुशलता के साथ, जिस प्रभावशाली तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय किया था, आज उसी का परिणाम है। इस देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम होते हैं। भारत की एकता और अखंडता को छोड़े बनाए रखने, भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और हम सब जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व के अनुरूप ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर जो लौह पुरुष की जन्मभूमि भी है, उस स्थल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की
दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का कार्य भी अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रतिमा स्थापना का कार्य किस रूप में कि लौह संग्रह का कार्य पूरे देश के अंदर कराया गया। हर एक तीर्थ स्थल का पावन जल और हर एक गांव और जनपद की मिट्टी लेकर के उसे एक अभियान के रूप में ले जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि पर स्थापित करना और वहां पर उनका भव्य स्मारक बनना आज अपने आप में राष्ट्रीय एकता का एक महान तीर्थ बन गया है। एक तरफ हमारे सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विराट व्यक्तित्व है जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य उस कालखंड में किया था जब भारत को तोड़ने की तमाम साजिशें चल रही थी। भाइयों बहनों, उस कालखंड में न केवल भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने में अपनी उस समय के विराट व्यक्तित्व का परिचय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। अपनी दूरदर्शिता से, अपनी सूझबूझ से, अपने उस विराट व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कार्य को, एक ध्रुव कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न करने में योगदान दिया। तो स्वतंत्र भारत में कैसा होना चाहिए, भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना का वह कार्य, भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लेकर किसी ने किया था। उस समय की सरकार और उस समय के प्रधानमंत्री के विरोध के बावजूद इस कार्य को अगर किसी ने उस समय संपन्न किया था तो नाम आता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। जब लखीमपुर कांड में बेटे आशीष मिश्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो वह पत्रकारों पर भड़क गए और उन्हें गालियां तक दे डाली। वहीं मौके पर मौजूद एक टीवी पत्रकार के हाथों से उन्होंने माइक झपट लिया और फोन बंद करने के लिए भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एक बेकसूर व्यक्ति को फंसाया गया है। बता दें कि इस मामले में टेनी के खिलाफ पत्रकारों में भारी रोष है। पूरे मामले पर पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने मांग की है कि आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है तब से आस्था और सियासत के रंगों में सराबोर कई तस्वीरें हमारे सामने आती रहती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है बनारस से, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार की रात करीब 11 बजे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे थे। यहां डिप्टी सीएम मौर्य काशी के रंगों में ऐसा रंगे कि बाबा के दरबार में डमरू बजाते नजर आए। चित्रकूट धर्मनगरी में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। उन्होंने देश भर से आए संतों से भरे मंच से कहा कि हिंदू धर्म एकता के लिए हिंदुओं की घर वापसी कराए और इस आयोजन में आए लाखों लोग इसका संकल्प लेकर जाएं और इस कार्य में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव 2022 का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भाजपा के संकल्प हमारा सुझाव आपका अभियान का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि चुनाव से पहले ही अमित शाह ने बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया था। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं। सीएम ने कहा कि घोषणाएं होती हैं लेकिन समय के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम संकल्प लेते हैं ताकि उसे जिम्मेदारी से निभा सकें। प्रदेश सरकार में
मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस पूरे अभियान को 2022 के चुनाव की दिशा से बनने वाले लोक कल्याण संकल्प पत्र समिति से जुड़े हुए जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, समिति के सभी मान्य सदस्यगण, ब्रजलाल जी हैं, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, अतुल गर्ग जी हैं, राजेश वर्मा जी हैं, श्रीमती कांता करदम जी हैं, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री विजयपाल तोमर जी, श्री पुष्कर मिश्रा जी, श्री अरविंद शर्मा जी, उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, भाइयों बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस विशिष्ट आयोजन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं 2017 विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के 2017 विधानसभा चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया था। हमने राजनीतिक दलों के उस परंपरागत घोषणा पत्र से हट करके संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं। घोषणाएं व्यक्ति करता है और बाद में फिर समय के अंतराल में वे अपने आप ही कालातीत हो जाती है, लेकिन संकल्प वह जिसको हम मंत्र के रूप में अंगीकार करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने थोक महंगाई में इजाफे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर पूछा कि क्या यही है अच्छे दिन। दरअसल सुरजेवाला ने ट्वीट कर अखबार का एक आर्टिकल शेयर किया है जो 12 साल के उच्च स्तर पर थोक महंगाई का जिक्र कर रहा है। सुरजेवाला ने अखबार के इस आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, महंगाई थोक में बढ़ा, जनता की जेब काटने वाली मोदी सरकार में थोक महंगाई अब पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा हुई। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला ने आगे लिखा, क्या यही है अच्छे दिन, कब लौटेंगे सच्चे दिन। उन्होंने आगे हैशटैग का इस्तेमाल कर कहा, मोदी और महंगाई मार गई। वहीं इस आर्टिकल पर अगर नजर डालें तो यह दावा करता है कि देश में खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। लेख कहता है कि थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में एक दशक के उच्चतम स्तर 14.23% पर जा पहुंची है। वहीं इसका कारण खनिज तेल, मूल्य धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी और इसके अलावा लेख के मुताबिक सब्जियों के दाम के साथ साथ अंडे और मांस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पेट्रोल और बिजली के दामों ने थोक महंगाई बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने एआईएमआई प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। इटावा क्लब सूफी संत मलंग समाज के सम्मेलन में बोले कि एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के बाहर वजुद्दीन हैं, लेकिन यूपी में ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। पहले हैदराबाद में तो सरकार बना लें,
यूपी वालों को दुखी क्यों करता है? देश में सब जगह चुनाव मैदान में उतरने पर जमानत जब्त होती है, वो ऐसी कि जिस जिन्ना ने मुल्क बांटा, क्या देश के मुसलमान उसके सहयोगी बनेंगे? पाकिस्तान ने 1,40,00,000 मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी है, क्या उस देश के साथ खड़े होंगे? मुल्क है और अपन लोग हैं जो सब धर्मों की इज्जत भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। कोई दूसरा नाम ले सकते हैं कि अमेरिका लिखेंगे, तुर्किस्तान लिखेंगे, इंग्लैंड लिखेंगे, रूस चीन लिखेंगे? नहीं है। दुनिया में अगर कहीं पर सब धर्मों की इज्जत भी है और सब धर्मों को स्वीकार भी किया जाता है, अपने प्यारे हिंदुस्तान से ना कोई था इस जैसा, ना कोई हो सकता है, केवल हिंदुस्तान। मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ, मैं किसी को कट्टर पार्टी नहीं मानती हूँ। हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग सारी पार्टियों को, चीज़ों को देखता है। मेरा अपना देखने का नज़रिया है, जिस इंसान की जैसी सोच होती है वो उसको उसी तरह देखता है, और मैं भी उसी तरह देख रही हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें नहीं करना चाहिए, हमें हिंदुस्तानी होके एकजुट होकर ही सारी सिचुएशन का सामना करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम खीरी हिंसा मामले पर चर्चा चाहते थे, सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी। अजय टेनी का इस्तीफा दे देना चाहिए था। They are not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए बर्खास्तगी की मांग की। कांग्रेसियों ने हजरतगंज चौराहे पर विधानसभा तक पैदल मार्च किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व एमएलसी दीपक सिंह ने पैदल मार्च कर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने मांग किया कि तत्काल अजय मिश्र टेनी को बर्खास्तगी की जाए और किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। कांग्रेस पार्टी पहले भी सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, रैलियों के माध्यम से प्रदर्शन कर रही थी। आज विधानसभा के सामने मार्च करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। सदन में भी टेनी की बर्खास्तगी की मांग को उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सारे भ्रष्टाचारों को इन्होंने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उसके साथ वादा खिलाफी की प्रदेश जनता साथ, उसे सदन उठाएंगे। जिस तरीके से अजय मिश्रा और महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो भाजपा को कैसे बेनकाब करेंगे सदन के अंदर? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विरोध में खड़ी थी। महिलाओं की चिताओं पर मिट्टी तेल डालकर लाशें जलाई गई। इनके मंत्री, इनके केंद्रीय गृह पूर्व गृह मंत्री, इनके विधायकों ने स्वयं महिलाओं के साथ दुराचार किया, उन्हें सरकार ने बचाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी सदन में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर जो जनता के साथ वादा खिलाफी की है, जिन वादों के साथ सरकार पे आए थे, सारे मुद्दों को सदन में उठाएगी। कानपुर शहर में युवा चौक सराफा कमेटी द्वारा भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने बताया कि भारत की स्वाधीनता का यह अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि देश के सामाजिक संगठन, समितियां भारत की स्वाधीनता के 75वें वर्ष को भव्य और उत्साह के साथ मना रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जरिए युवाओं को बताया जाता है कि इस प्रकार आजादी में हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। देखिए, भारत की स्वाधीनता का यह अमृत महोत्सव अर्थात 75वीं वर्षगांठ है। देश के अनेकों सामाजिक संगठन और समितियां
इस भारत की स्वाधीनता के 75वें वर्ष को बहुत भव्य और उत्साह के साथ मना रही हैं। संपूर्ण इतिहास समाज के सामने आ सके, नई पीढ़ी को भी पता चले कि यह कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं था। हजारों बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तब हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और जितनी प्राप्त हुई है, जो रह गई है, उसको भी बाकी प्राप्त करें, इसका संकल्प लें। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।